हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ एमडी साकिब इकबाल। आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक और चैप्टर जिसका नाम है द सोल्जर, जिसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1887। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ एंड डाइड इन 1915 और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ? 1887 में और मृत्यु 1915 में हुई। वाज बोर्न इन ए वेल टू डू अकेडमिक फैमिली। वेल टू डू अकेडमिक फैमिली का मतलब होता है शिक्षा संपन्न परिवार, पढ़े लिखे परिवार। तो इनका जन्म एक शिक्षा संपन्न परिवार में हुआ था, यानी एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। हिज फादर उनके पिताजी वाज ए हाउस मास्टर, एक गृह स्वामी थे एट रग्बी स्कूल, यानी इनके पिताजी रग्बी स्कूल के क्या थे? हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर मीन्स व्यवस्थापक, है ना। उनके उस स्कूल के, रग्बी स्कूल के क्या थे? हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट, जहाँ रूपर्ट ने वाज एजुकेटेड यानी शिक्षा ग्रहण की थी बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। देखिए कह रहा है कि कैम्ब्रिज में एक कॉलेज है किंग्स कॉलेज, उस कॉलेज में जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक ने अपनी शिक्षा किस स्कूल से ली थी? रग्बी स्कूल से। आगे कहते हैं कि डब्ल्यू बी ईट्स एक राइटर हैं, एक पोएट हैं। तो डब्ल्यू बी ईट्स द फेमस पोएट एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है व्याख्या करना या वर्णन करना, हिम। तो डब्ल्यू बी ईट्स एक प्रसिद्ध कवि जो उसके बारे मतलब रूपर्ट ब्रूक के बारे में ये बतलाते हैं, ये वर्णन करते हैं, ये व्याख्या करते हैं। द हैंडमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में युवा और सबसे सुंदर व्यक्ति को के बारे में बतलाते हैं। यानी डब्ल्यू बी ईट्स क्या कहते हैं कि रूपर्ट ब्रूक जो है ना, वो इंग्लैंड में सबसे युवा और सबसे सुंदर व्यक्ति थे। He assumed a symbolic role. Symbolic का मतलब होता है प्रतीकात्मक, है ना, और रोल का मतलब होता है भूमिका। तो कह रहे हैं इन्होंने प्रतीकात्मक भूमिका निभाई। डैट इवेंचुअली का मतलब होता है अंत या अंततः। टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल वॉरियर। इसको समझते हैं। कह रहे इन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई, डेट इवेंचुअली जो अंत में, टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर जो अंत में इन्हें एक युवा और सुंदर योद्धा बना दिया, है ना। यानी कि इन्होंने वॉर में, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वॉर में इन्होंने एक भूमिका निभाई जो इन्हें क्या बना देता है? युवा और सुंदर योद्धा बना देता है। ही डेड ऑफ स्पेक्टिसेमिया समझते हैं। स्पेक्टिसेमिया का मतलब होता है कि एक प्रकार का ये बीमारी है जिससे ब्लड में, खून में जो है ना, वो जहर बनना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है, और इनकी मौत हुई उसी की वजह से। ही डाइड ऑफ स्पेक्टिसेमिया, इनकी मृत्यु किसके कारण हुई? स्पेक्टिसेमिया के कारण हुई। ऑन अप्रैल 23 टू 1915, यानी कि इनकी मौत 23 अप्रैल 1915 को स्पेक्टिसेमिया के कारण हुई। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियंस ऑन द वे टू ए बैटल एट गैलीपोली। बैटल का मतलब युद्ध होता है, गैलीपोली जगह है। तो कह रहे गैलीपोली के युद्ध में ये जो रास्ते में जा रहे थे, गैलीपोली के युद्ध मैदान में जाने के दौरान जिस रास्ते पर ये जा रहे थे, तो एजियन में एक लेमनस नाम का द्वीप पड़ता है। आइसलैंड का मतलब द्वीप है ना। तो उस द्वीप पर इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हुई। यानी कि आप एक बार फिर से समझ लें, इनकी मृत्यु स्पेक्टिसेमिया नामक एक बीमारी से हुई। स्पेक्टिसेमिया जो है वो उसके कारण ब्लड में जहर बनने लगता है ना। तो उस बीमारी के कारण इनकी क्या हुई? मौत हुई 23 अप्रैल 1915 को। कहाँ हुई? गैलीपोली के युद्ध में ये जा रहे थे। उस रास्ते में एजियन में एक लेमनस नाम का द्वीप है। एजियन में क्या है? एक लेमनस नाम का द्वीप है। उस द्वीप पर इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। आगे हम लोग देखते हैं।
ब्रूक इज रिमेम्बर्ड, कहता है रिमेम्बर्ड का मतलब याद करना, ब्रूक को याद किया जाता है एज ए वार पोएट, एक युद्ध कवि के रूप में, है ना, क्योंकि एक सोल्जर थे ये, तो इनको किस कवि के रूप में जाना जाता है, ये ज़्यादातर पोएट अपने वार पर लिखते थे, इसलिए इनको क्या किस रूप में याद किया जाता है, वार पोएट के रूप में। हु इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित करना, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, इन द अर्ली, अर्ली का मतलब अर्ली फेज का मतलब होता है शुरुआती युग, है ना, ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। तो कह रहा है कि हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति को प्रेरित करते थे, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के पहले युग में, प्रारंभिक युग में ये क्या करते थे, देशभक्ति को प्रेरित करते थे, यानी कि लोगों को देश के प्रति मोहब्बत करना, लोगों को देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, है ना, देश के लिए अपनी जान को देना, देश के लिए शहीद होना, है ना, इन सब चीज़ों से ये क्या करते थे, कविता लिख करके लोगों को प्रेरित करते थे, अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर को ये क्या करते थे, प्रेरित करते थे। आगे कह रहा है कि हिज रिप्यूटेशन, रिप्यूटेशन का मतलब होता है महत्व, है ना, तो कह रहा है हिज रिप्यूटेशन, उनकी जो महत्व है, चीफली रेस्टेस ऑन 5 वार सोनेट, है ना, इनकी जो महत्व है वो मुख्य रूप से 5 वार सोनेट पे टिकी हुई है, जिसमें कह रहा है कि विच द सोल्जर, जो सोल्जर हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, द सोल्जर इज अनडाउटेडली, अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह, द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलोजाइड, एंथोलोजाइड का मतलब होता है संकलित या इकट्ठा, है ना, तो कह रहे हैं कि इनकी जो रेप्यूटेशन है ना वो मुख्य रूप से वार सोनेट पर टिकी हुई है, वो भी कितनी वार सोनेट, 5 वार सोनेट पर टिकी हुई है, जिसमें द सोल्जर अनडाउटेडली यानी कि निसंदेह सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा और सबसे संकलित पोएम या कविता है ना। तो रूपर्ट ब्रूक की जो द सोल्जर कविता हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सबसे अच्छी कविता है। आइए कविता पढ़ते हैं। हम लोग द सोल्जर पोएम देख लेते हैं। बच्चों ये एक सोनेट है। क्या है? सोनेट। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि ये एक द सोल्जर जो है ना वो एक सोनेट है। पहले हम लोग सोनेट समझते हैं, सोनेट होता क्या है। सोनेट जो है ना वो एक 14 लाइन की कविता होती है। किसकी? 14 लाइन की एक कविता होती है। सोनेट को हम 14 लाइन की पोएम कहते हैं। इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। कितने पार्ट में बांटा जाता है? 2। एक पार्ट होता है 8 लाइन का और दूसरा पार्ट होता है 6 लाइन का। पहला पार्ट कितने का होता है? 8 लाइन का यानी 8 लाइन का और दूसरा पार्ट 6 लाइन का। तो पहले जो 8 पार्ट है ना ये जो 8 पार्ट है 8 लाइन, सॉरी, ये जो पहला पार्ट 8 लाइन का है ना इसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव। जो पहली पार्ट है 8 लाइन की उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं और अगला जो पार्ट आएगा ना 6 लाइन का, जो 6 लाइन का अगला पार्ट आएगा उसको हम सेस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेस्टेट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट 8 लाइन का होता है जिसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं और दूसरा पार्ट 6 लाइन का होता है जिसको हम सेस्टेट कहते हैं। तो चलिए हम लोग पोएम को पढ़ते और समझते हैं। राइटर कह रहे हैं कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। राइटर एक सोल्जर हैं, सैनिक हैं, जो हमेशा अपने देश के लिए सेक्रीफाइस, खुद की ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। राइटर कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचना? थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में सोचना। यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना। डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। फॉरेन मतलब विदेश होता है। फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेश। तो विदेशी क्षेत्र का कुछ कोना, डैट इज फॉर यूर इंग्लैंड देयर शैल बी, हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। यानी कि राइटर कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना, ये सोचना कि विदेशी का कुछ हिस्सा, विदेश का कुछ कोना
हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं पढ़ करके, है ना। इन डैट द रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। डस्ट का मतलब कण होता है। और एक चीज़ समझ लेते हैं, ये डस्ट यहाँ पर खुद को डिनोट किया गया है। खुद का मतलब सैनिक अपने आप को एक डस्ट से डिनोट कर रहे हैं, एक धूल से, एक कण से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े ज़मीन पे वो एक धूल के समान है, एक कण के समान है। और कंसील्ड का मतलब होता है उसमें छिपा हुआ, दफन होना, है ना। तो कह रहे हैं मिल जाना, सम्मिलित होना, है ना, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि इन दैट रिच अर्थ, वो समृद्ध जमीन में, ए रिचर डस्ट कंसील्ड, एक समृद्ध कण सम्मिलित हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी कि राइटर कह रहे हैं कि जब वो मर जाएगा, जब वो शहीद हो जाएगा, तो राइडर को वहाँ पे दफना दिया जाएगा। और जब वहाँ पे दफना दिया जाएगा तो वो ज़मीन हमेशा हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी? विदेश, इंग्लैंड की हो जाएगी। तो कह रहे हैं वो जो ज़मीन है ना, वो समृद्ध ज़मीन है, और उसमें एक समृद्ध कण, अपने आप को एक समृद्ध कण बता रहे हैं, अपने आप को एक डस्ट बता रहे हैं कि हम जब उसमें मिलेंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, उस ज़मीन की वैल्यू क्या होगी? और बढ़ जाएगी, यानी कि एक रिचर डस्ट उसमें सम्मिलित हो जाएगा। ए डस्ट, अपने हम पहले ही बोल चुके हैं कि डस्ट से वो किसको डिनोट कर रहे हैं? खुद को। खुद को इस दुनिया में, इस ज़मीन के मुकाबले में वो एक कण समझ रहे हैं। तो कह रहे ए डस्ट वैसा हुम इंग्लैंड बोर, बोर का मतलब जन्म देना, तो ऐसा डस्ट, ऐसा कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शेप्ड आकार दी है, मेड अवेयर, अवेयर का मतलब जागरूक होना, जागरूक बनाया है ना। क्या कह रहे हैं कि वैसा कण, अपने आप को एक समृद्ध कण समझ रहे हैं, और कह रहे हैं कि वैसा कण जिसे एक इंग्लैंड ने जन्म दिया, जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया, जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, वैसा कण उस ज़मीन पर जब दफन होगा तो उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और वो ज़मीन हमेशा हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। गेव ऑन्स हर फ्लोवर टू लव, आगे कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने अपने फूल दिए मुझे प्यार करने के लिए। सैनिक जो है अपने देश की मोहब्बत के लिए कह रहे हैं कि हम सैनिक जो है वो इंग्लैंड से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, और हर सैनिक अपने देश से प्यार करता है। तो अपने देश के लिए वो कह रहे हैं कि गेव ऑन्स हर फ्लोवर टू लव, जिसने मुझे क्या दिए? प्यार करने के लिए फूल दिए। हर वेज टू रोम, रोम का मतलब टहलना, इधर उधर घूमना, जिसने अपने रास्ते दिए मुझे टहलने के लिए, घूमने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग एयर, इंग्लिश एयर, एक इंग्लैंड का शरीर, एक इंग्लैंड का शरीर जिसने अंग्रेजी हवा सांस में ली, है ना, जिसने क्या किया? अंग्रेजी हवा सांस में ली। पूरे पैराग्राफ में राइटर जो है वो कह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि मैं जिस जगह पर दफन होऊंगा वो जगह, वो ज़मीन हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। अब वो इंग्लैंड की क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम एक, राइटर खुद को कह रहे हैं कि हम क्या हैं? एक समृद्ध हैं, बहुत ही रिचर डस्ट हैं, कंसील्ड है, उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और वैसा कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया है, जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया है, जिसे इंग्लैंड ने प्यार करने के लिए अपने फूल दिए हैं, टहलने के लिए रास्ते दिए हैं, और जिसने अंग्रेजी हवा सांस में ली है, जब वैसे कण उस ज़मीन में दफन होंगे, उस ज़मीन में सम्मिलित होंगे, तो वो ज़मीन हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। आगे देखते हैं। वाश्ड बाई द रिवर, कह रहे वाश्ड बाई द रिवर, जो नदियों के द्वारा धोया गया, जो नदियों के द्वारा क्या किया गया? धोया गया। ब्लेस्ड बाई सन ऑफ होम, सन्स ऑफ होम, घरों के सूर्य के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। यानी कि कह रहे हैं कि वहाँ की नदियों में हमने नहाया, वहाँ के लोगों के द्वारा, लोगों ने हमें दुआएं दी, वहाँ के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, है ना। तो वाश्ड बाई द रिवर, नदियों के द्वारा धोया गया। ब्लेस्ड बाई द सन ऑफ होम, घर के सूर्यों के द्वारा उन्हें क्या दिया गया? आशीर्वाद दिया गया।
आगे कह रहे हैं एंड थिंक और सोचो दिस हर्ट इस दिल की और इविल शेड अवे। इविल का मतलब बुराई, शेड अवे का मतलब मिट जाना, दूर जाना, है ना। तो यह सोचो कि यह दिल की सारी बुराई मिट जाएगी। यानी जब इंसान कोई डेथ कर जाता है, जब मर जाता है ना, तो उसके दिल की जो भी बुराइयां होती है वो क्या होती है, मिट जाती है। तो एंड थिंक और सोचो दिस हर्ट और इविल शेड अवे, दिल की सारी बुराइयां क्या होगी, मिट जाएगी। ए पल्स, पल्स का मतलब धड़कन होता है। इटर्नल का मतलब शाश्वत, इटर्नल का मतलब शाश्वत या अनंत भी कह सकते हैं। और पल्स का मतलब क्या होता है, धड़कन। तो ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, यानी कि कह रहे हैं कि मन में, माइंड का मतलब मन होता है यहाँ पर है, तो मन में जो अनंत धड़कनें हैं वो कम नहीं होगी। आगे हम इसको पूरा समझेंगे। कह रहे हैं कि मन में जो अनंत धड़कनें हैं वो कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी, तो गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, है ना, जिन्होंने मुझे पिछली सोच बैक द थाउट्स बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड के द्वारा जो हमें पिछली सोच दी गई है वो कभी खत्म नहीं होगी। अब इसको हम समझते हैं कि राइटर जो है ना वो कह रहे हैं कि दिल की सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। इंग्लैंड ने हमें बहुत सारी यादें दी, बहुत सारी सोच दी, बहुत सारे विचार दिए जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। वो धड़कन में हमेशा क्या होंगे, चलते रहेंगे, अनंत तक चलते रहेंगे। यानी कि राइटर कह रहे हैं हमने वहाँ खेला, हमने वहाँ पढ़ा, हम वहाँ बड़े हुए, हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त थे, तो हमारे साथ वहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई जो हमारे विचार, हमारे सोच में हमेशा आएंगे, हमारे दिलों में हमेशा धड़केंगे, हमारे माइंड में हमेशा रहेंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, है ना। आगे कह रहे हैं कि हर साइड्स, यानी कि दृश्य की बात कर रहे हैं कि उसका हर दृश्य एंड साउंड और आवाज़ें ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, है ना। हर दिन क्या होंगे, उसके जो दिन होते हैं स्वप्न वाले, खुशी के दिन होते हैं। एंड लाफ्टर लर्न फ्रॉम अ फ्रेंड, और दोस्तों से हमने क्या सीखी, हंसी सीखी। एंड जेंटलनेस, और कोमलता सीखी। यानी कि कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड के जो दृश्य हैं, जो साउंड है, और हर जो खुशी के दिन हैं, और दोस्तों की जो खुशी है, दोस्तों से जो हमने हंसी सीखी और जो हमने उनसे कोमलता सीखी, ये सारी चीज़ें हमारे मन में, हमारे इटर्नल माइंड में धड़कन की तरह रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये सोच, ये विचार हमारे मन में हमेशा आती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इन हार्ट एट पीस, और क्या रहेंगे, दिलों में शांति होगी। दिल में क्या होगी, शांति होगी। अंडर एन इंग्लिश हेवन, और ये सब कहाँ मिलेगी, अंग्रेजी स्वर्ग में मिलेगी। यानी अपने देश को, अपने देश के लिए जान देना, ये समझ रहे हैं कि हम कहाँ चले जाएंगे, इंग्लिश हेवन में चले जाएंगे, अंग्रेजी स्वर्ग में चले जाएंगे। हम अंग्रेजी स्वर्ग के अंदर रहेंगे, और वहाँ ये सारी चीज़ें, ये सारी सोच, ये सारी थॉट्स, ये सारे विचार हमारे मन में आएंगे। वो यादें जो हमने दोस्तों के साथ बिताई, वो दृश्य जहाँ पर हमने खेले, जहाँ पर हमने घूमे, वो आवाज़ें जो हमारे दोस्तों, हमारे मोहल्लों, हमारे गलियों से आती थी, वो सारे दिन जो खुशी वाले थे, और वो दोस्तों की हंसी, वो उनकी कोमलता, सब कुछ याद आएंगी। इन हार्ट एट पीस, दिलों की शांति में। और ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाएगी, अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये अंग्रेजी स्वर्ग में पाई जाएगी, ये अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे रहेंगी। यानी कि राइटर खुद को कह रहे हैं कि यदि हम कोई मर गया या हम मर गए तो हमारे दिल की बुराई भी समाप्त हो जाएगी, और शांत मन में ये सारी चीज़ें, ये सारी सोचें हमारे मन में आएगी, है ना। तो ये पोएम था जिसके बारे में राइटर हमें बतलाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।